कुलभूषण जाधव के मामले में कुछ ही देर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले पर हिंदुस्तान ने साल 2017 में बैनुल अक़वामी कोर्ट का रुख किया था। देखिए ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हिंद पाक की तकरीबन 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद बुध की शाम कुलभूषण जाधव पर फैसला आएगा। इस मामले पर आखिरी समाअत इस साल 18 से 21 फरवरी तक हुई। हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ मजबूती से रखते हुए कहा कि जाधव को ईरान से पाकिस्तानी एजेंसियों ने अगवा करके जासूसी का झूठा इल्जाम लगाया है। हिंदुस्तान ने कोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक जाधव को काउंसलर रसाई नहीं दी है, जो कि वियना कन्वेंशन के खिलाफ है। जाधव को पाकिस्तान की फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। ICJ ने हिंदुस्तान की अपील पर इस सजा पर रोक लगा दी थी। अदालत के फैसले से तय होगा कि कुलभूषण जाधव की रिहाई होगी या नहीं। हिंदुस्तान ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव के केस की समाअत में शफाफियत नहीं थी। कानूनी माहिरीन को उम्मीद है कि फैसला हिंदुस्तान के हक में आएगा। तरीके से भारत ने सशक्त तरीके से अपना पक्ष रखा है। ऐसा लगता है कि भारत के पक्ष में फैसला आना चाहिए। हमारी तरफ से बेस्ट लीगल वहाँ पर आर्गूमेंट्स दिए गए और न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून बल्कि तथ्यगत स्तर पर भी भारत ने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा है और उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। अब एक नजर डालते हैं कुलभूषण जाधव केस में कब क्या हुआ। 25 मार्च 2016 हिंदुस्तान को जाधव की हिरासत की जानकारी मिली। 11 अप्रैल 2017 पाकिस्तान की फौजी अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। 8 मई 2017 हिंदुस्तान ने ICJ का दरवाजा खटखटाया। 15 मई 2017 मामले में समाअत हुई। 18 मई 2017 ICJ ने फांसी पर रोक लगाई। 25 दिसंबर 2017 जाधव की मां और बीवी ने पाकिस्तान जाकर जाधव से मुलाकात की। 28 दिसंबर 2017 वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने इस मुलाकात की जानकारी पार्लियामेंट को दी। 19 फरवरी 2019 मामले में समाअत हुई। 17 जुलाई जाधव केस में फैसले का दिन। ICJ में कुलभूषण जाधव मामले में 19 फरवरी को पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा था। खान ने ICJ में दलील दी थी कि जाधव हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि रॉ ने कुलभूषण को बलूचिस्तान में हमला करवाने के लिए भेजा था। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान ये दावा कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। मेरे मुताबिक 100% भारत को सफलता मिलेगी। हमारे केस में बड़ा दम है और इसको बड़ी स्ट्रांगली और बड़ी अप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट किया हमारे वकील ने। पाकिस्तान के केस में कोई दम ही नहीं थे। उसके वकील की बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पे दर्शाती थी कि उसमें डिफीटिस्ट एटीट्यूड है। दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समथिंग जिसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। गुज़श्ता 3 वर्षों में कुलभूषण जाधव के नाम पर पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा भी चलाया। जानबूझकर कई बार जाधव के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए गए और उन्हें बलूचिस्तान में हिंदुस्तानी दखलंदाजी के अपने झूठे दावे के सबूत के तौर पर पेश किया गया। बुध को होने वाली समाअत के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपनी अपनी टीम भेजी है। इस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। ऐसे में उम्मीद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबूतों के अभाव में पाकिस्तान के तमाम दावे औंधे मुंह गिरने वाले हैं। कैमरामैन विपिन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं। शैलेंद्र वांगू दिल्ली से हमारे साथ खुद जुड़े हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से कानूनी माहिरीन का कहना है, जानकारी मान रहे हैं, जो दावे पाकिस्तान ने ICJ में रखे हैं वो टिक नहीं पाएंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने जो दावे रखे हैं, हालांकि पाकिस्तान ये साबित नहीं कर पाया है कोर्ट में कि किस तरह कुलभूषण जाधव अगर जासूस है तो कैसे साबित करेंगे उसको कोर्ट में, ये साफ नहीं कर पाया पाकिस्तान अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहीं हिंदुस्तान ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का उल्लंघन किया है, जो वियना कन्वेंशन है उसका उल्लंघन किया है काउंसिल रिलेशंस को लेकर, वहीं साथ ही साथ
जो गिरफ्तारी हुई थी कुलभूषण जाधव की मार्च 2016 में, उसकी जानकारी भी हिंदुस्तान को 3 हफ्ते के बाद दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि पाकिस्तान असल में चाहता क्या है। और इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान ने यह भी साफ कर दिया था कि 18 बार पाकिस्तान से कहा गया कि वो काउंसलर एक्सेस दे कुलभूषण जाधव के लिए, ताकि सच से पर्दा उठ सके और हकीकत सामने आ सके। कुलभूषण जाधव खुद बताएं कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन इसकी इजाजत अब तक पाकिस्तान ने आज तक नहीं दी है। और वहीं साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा था कि जो मिलिट्री कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उनकी फांसी को लेकर, तो उसकी जजमेंट की कॉपी हिंदुस्तान को मिलनी चाहिए, वो भी मुहैया नहीं कराई गई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पाकिस्तान जो है वो ऐसे काम कर रहा है, बिल्कुल सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है। और ये सजा भी एक फर्जी ट्रायल के बाद सुनाई गई है, फांसी की सजा। लेकिन आज की जो फैसला आना है, अब से करीब 1 घंटे के अंदर ये फैसला आ जाएगा। भारत को ये उम्मीद है कि इससे सबसे पहले पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट का जो मौत की जो सजा है उसको रद्द कर दिया जाए, और साथ ही साथ कुलभूषण जाधव की सुरक्षित घर वापस हो सके। इस बात को लेकर भारत आज उम्मीद कर रहा है। जी, हिंदुस्तान की तरफ से एक बात यह भी रखी गई थी, जो बयानात दबाव में लिए गए कुलभूषण जाधव से, उसे भी रद्द किया जाए, लेकिन पाकिस्तान इसको प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। आज आईसीजे में यही बयान रखेगा एक सबूत के तौर पर। कितनी जो है इसकी अहमियत होगी, कैसे साबित कर पाएगा पाकिस्तान? देखिए, भारत ने ये कहा है कि अगर इस बात की गुंजाइश नहीं है कि उनको रिहा किया जा सके अभी जल्द ही, तो ऐसे में जो ट्रायल उनके खिलाफ चला है मिलिट्री कोर्ट में, उसको एक सिविल कोर्ट में चलाया जाना चाहिए और उस बयान को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो उनसे जबरन दिलवाया गया है। और साथ ही साथ भारत को काउंसलर एक्सेस मिले, और इस सिविल कोर्ट में अगर केस चलता है तो उसके लिए भारत कुलभूषण जाधव की लीगल तौर पे मदद कर सके, लीगल रिप्रेजेंटेशन देने में मदद कर सके, ये भारत चाहता है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि ये एडमिसिबल नहीं है, और कुलभूषण जाधव को बार बार वो जासूस करार देता है, और इसलिए ये कहता है कि हमने इसलिए उनको एक्सेस नहीं दिया, काउंसलर एक्सेस नहीं दिया क्योंकि कुलभूषण जाधव जासूस है। लेकिन वो जासूस क्यों है, क्या एक्टिविटी रही है उनकी वहां पे, इस बारे में कोई सबूत नहीं है पाकिस्तान के पास। और वहां जैसे अभी कुछ देर पहले एक एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि उनके वकील भी जिस तरह से सामने कोर्ट में आए थे, उनका लहजा, उनका रवैया भी बिल्कुल अनप्रोफेशनल रहा है। तो ऐसे में आज उम्मीद तो बहुत ज्यादा है भारत को इस कोर्ट के इस फैसले से, और उम्मीद कर रहे हैं कि कुलभूषण जाधव की जल्द से जल्द रिहाई होगी, और साथ ही साथ सबसे पहले उनकी मौत की सजा जो है उसको पाकिस्तान रद्द कर दे। ऐसा डायरेक्शन आईसीजे की तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि शैलेंद्र ने बताया, और कानूनी माहिरीन का भी यही कहना है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो दावे है वो काफ़ी मजबूत है, और पाकिस्तान जो दलीलें दे रहा है, जो कुछ बातें कर रहा है, काउंसलर रसाई की जो बात हो रही, जो कानूनी तौर पर एक तरह से रास्ता मिलना चाहिए हिंदुस्तान को, पाकिस्तान ने वो न देकर एक तरह से अपनी लिए ही गड़ा खोद लिया है। आगे बढ़ेंगे। 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान के लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2009 टेरर फंडिंग मामले में पंजाब पुलिस के महकमे बराए इंसदाद दहशतगर्दी CTD ने लाहौर से गिरफ्तार किया। हाफिज सईद लाहौर से गुजरवाला जा रहा था। हाफिज सईद को अदालत तहवील में भेज दिया गया है। वाज़ेह के महकमे इंसदाद दहशतगर्दी ने हाफिज सईद समेत जमात-उद-दावा के 13 लीडरों के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए थे। जराये के मुताबिक मामले दर्ज होने के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज हो गया था। इस गिरफ्तारी को उस पस मंजर में अहम बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की 22 जुलाई को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। मदरसों में इस्लामी तालीम के साथ साथ पेशा वाराना तरबियत भी होनी चाहिए, ताकि मदरसों से मजहबी रहनुमा के साथ साथ इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी निकले। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने प्रोफेसर अख्तर उल वासी से गुफ्तगू की। सवाल उठता रहा है कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब हैं। सर, ये सवाल हमेशा बना रहा कि मदरसों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, किस तरह के सुधार की, इस्लाह की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, गुरुकुल हो, मदरसे हो, ये इनकी अपनी खूबियाँ हैं और अपनी खुसूसियात हैं। मदरसे वालों के सामने चैलेंज मॉडर्निटी का नहीं है, उनके सामने चैलेंज ये है कि वो अपने उस मोहतम बिशान माजी की बादियाफ्त करें जब 1857 से पहले मदरसे इंक्लूसिव
सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बेहतरीन मिसाल थे। सर, ये जो मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है, ये क्या इंक्लूसिव करने की बात नहीं है? साइंस, टेक्नोलॉजी और दूसरी सारे मज़ामीन। एक बात आप वहाँ पर ये कर रहे हैं कि मेन डिश के साथ चटनी के तौर पर सर्व करना चाहते हैं। असल चीज़ ये है, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अंग्रेज़ों ने 1857 में सिर्फ हिंदुस्तान की सियासत की बिसात को नहीं उल्टा था, बल्कि उन्होंने हमारे निज़ाम तालीम और हमारे तरीक़ा इलाज जो हैं उन सबको भी पामाल करने की कोशिश की। अपने निज़ाम तालीम को ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत करने के लिए उन्होंने हमारे तालीमी निज़ाम को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारे बुज़ुर्गों ने ये सोचा कि हम मुल्क को तो नहीं बचा पाए जी, सियासी तौर पे ग़ुलामी का शिकार हो गए, अब हमें कम से कम अपने दीन को बचा लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने दीनी मदारिस कायम किए। मगर अब जब आज़ादी मिले हुए 72 साल हो गए हैं, हमारे अहले मदारिस जो हैं वो क्यों ये नहीं सोचते कि उस सिस्टम को बहाल करें। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, वो कौन सा सिस्टम है जिसको बहाल करना है? वो सिस्टम वो है कि जब दुनिया में ना हार्वर्ड थी, ना ऑक्सफोर्ड थी, ना कैम्ब्रिज थी, ना MIT थे, ना IITs थे, उस वक्त मैं आपसे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं थे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जिन लोगों ने, दुनिया की छोड़ दीजिए, इस मुल्क में हिंदुस्तान में जिन लोगों ने कुतुब मीनार की बुलंदी, ताजमहल का हुस्न, लाल किले की पुख्तगी, शाहजहानी मस्जिद का तकद्दुस अता किया, वो कहाँ से पढ़ के आए थे? वो मदरसों की पैदावार थे। मदारिस के तलबा जो हैं उनको फिक़्ह, तफसीर, हदीस के साथ ही साथ जो इल्म हिरफा है यानी स्किल डेवलपमेंट है उसकी भी तालीम दी जाए, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं होगी। तो साफ सी बात है, मदारिस को अपने दरवाजे अपनी उस पुरानी रिवायात के लिए खोलने होंगे जो उनके आबा व अजदाद ने कायम की थी, वरना कहीं ना कहीं दुनिया से वो पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजस्थान हुकूमत ने हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए इसके खिलाफ सख्त कानून वज़ा करने का फैसला लिया है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हुजूमी तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को सजा दी जाएगी। ख्याल है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें हुजूमी तशद्दुद करने वालों को उम्र कैद की सजा और भारी जुर्माने आयद करने की सिफारिश की गई है। रॉबर्ट वाड्रा की पेशगी जमानत की मनसूखी का मामला उलझा हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने वाड्रा को पेशगी जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। वाड्रा को जवाब दाखिल करने के लिए मजीद 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है। अब मामले की अगली समाअत 26 सितंबर को होगी। गाजियाबाद के लूनी इलाके में सुबह 5 बजे के करीब छत गिरने से 5 लोग जख्मी हो गए। छत गिरने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, वहां भीड़ जमा हो गई और पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे 5 लोगों को बाहर निकाला। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा गया है। लूनी के प्रेम नगर में लियाकत अली का मकान बारिश के कारण गिरने से 5 लोग उसमें जो रह रहे थे वो घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लियाकत अली गरीब हैं और इनका जो पीओ डूडा की योजना जो है उसके तहत आवेदन करा लिया गया है और शीघ्र ही इनको जो है भवन आवंटन कर दिया। श्री अमरनाथ जी यात्रा जोशो खरोश से जारी है। 1 जुलाई से अब तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मुक़द्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान पहली मरतबा महज 17 दिनों के अंदर इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों ने दर्शन किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। पहलगाम के नूरवन बेस कैंप से आज सुबह हजारों यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों में काफी जोश खरोश देखा गया। यात्री सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजामात की सराहना कर रहे हैं। उधर शेषनाग में नई दिल्ली की 71 साला पुष्पा रानी नामी यात्री दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। इस तरह से अब तक अमरनाथ यात्रा के दौरान कुदरती तौर पर 16 यात्रियों की मौत हो चुकी है। यात्रियों ने मकामी लोगों के ताउन की बेहद सराहना करते हुए कश्मीर को एक महफूज जगह करार दिया है।
मध्य प्रदेश में 4 दिन की छुट्टी के बाद असेंबली इजलास की शुरुआत हुई। कार्रवाई शुरू होते ही कानून व इंतजामिया व दीगर मुद्दों को लेकर अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसकी वजह से असेंबली की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। शिवराज सिंह चौहान ने रियासत में कानून व इंतजामिया को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रियासत में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गई है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। अभी 2 दिन पहले ही भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के गांव में कीचड़ी में बच्चा लापता होता है, बाद में उसकी लाश मिलती है। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं रोज घट रही पूरे मध्य प्रदेश में। और मैं ये मानता हूं कि दोषी सिर्फ है तो ये सरकार रसूख का इस्तेमाल करके अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसे ले लेके की जा रही है। पुलिस को पर्याप्त संसाधन भी नहीं दिए जा रहे, हाथ पांव बांध दिए गए, और इसलिए पूरी सरकार इस मामले में कटघरे में खड़ी है। कमलनाथ काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। काबीना की मीटिंग में अहम तजावीज पर मुहर लगी है। एनजीओ अक्षय पात्र को मिड डे मील की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सरकार अपने 2 सरकारी हेलीकॉप्टर्स नीलाम करेगी। साथ ही इस मीटिंग में लोगों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ अहकामात सादिर किए गए। घाटी विकास में एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था और उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन में करीब 188 विस्थापित थे। इनको मैं ब्याज के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन साथ ही जो और विस्थापित थे 379 उनका भी भुगतान होगा, जिससे ये वहाँ से हट जाएंगे और एक जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ जाएगा, जिससे सिंचाई में इसका फायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। टेक्निकल एजुकेशन और मुस्लिम मुआशरे के उन्वान से मुनक्कदा सेमिनार में मुमताज दानिशरों ने शिरकत की और तलबा को तालीम के साथ हुनर से आरास्ता करने पर जोर दिया। पेश खास रिपोर्ट। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। यही वजह है कि हर समाज में तलबा को तालीम के साथ हुनर से आरास्ता करने पर जोर दिया जा रहा है। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक्कदा सेमिनार में भी दानिशवरों ने मुस्लिम समाज में तालीम को आम करने के साथ साथ हुनर से आरास्ता करने पर भी जोर दिया। दानिशवरों का मानना है कि मुस्लिम समाज में तमाम कोशिशों के बावजूद भी 68% तलबा प्राइमरी एजुकेशन के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तालीम के साथ तलबा को हुनर से आरास्ता करने से न सिर्फ तलबा का ड्रॉप आउट खत्म किया जा सकता है, बल्कि हुनर सीख कर तलबा अपने घर की किफालत भी कर सकेंगे। सेमिनार के मेहमान खुसूसी मध्य प्रदेश के अक़लियती वजीर आरिफ अकील ने तलबा को तालीम के साथ हुनर से आरास्ता करने के लिए हुकूमत की जानिब से हर तरह का ताउन देने का यकीन भी दिलाया। कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको हुनर सिखाने के लिए जो काम भी ये इदारा करेगा, जो रहू भाई ने, नसीम भाई ने जो पेड़ लगाया है वो खूब फल दे, वो ज़्यादा फल दे, इतने फल दे कि वो फल भोपाल में और मध्य प्रदेश में फैले। उसके लिए गवर्नमेंट का जो ताउन की ज़रूरत होगी, इफ्तिखार भाई जो कहेंगे वो करूँगा इंशाल्लाह। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मुनक्किदा सेमिनार के मौके पर इदारे की जानिब से फ्री ऑटोमोबाइल कोर्स का भी ऐलान किया गया। 1 साला डिप्लोमा फ्री ऑटोमोबाइल कोर्स के लिए तलबा को स्टाइपेंड देने का भी यहाँ ऐलान किया गया। ऐसा नहीं है कि ये सहूलियात सिर्फ अक़लियती तलबा तक महदूद रहेंगी, बल्कि बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम कौम के तलबा को ये सहूलियात मुहैया करने का ऐलान किया गया, ताकि कौमों के तलबा तालीम के साथ हुनर से आरास्ता हो सके। तलबा को फ्री तालीम के साथ स्टाइपेंड देने का ऐलान सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तंजीम की जानिब से किया गया। फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, उनको कोई पैसे देना नहीं है। 1 साल में उनको इलेक्ट्रॉनिक इंजन हर चीज़ की तरबियत दी जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर है जिससे वो गाड़ी का फॉल्ट निकाल सकते हैं। ये टूल बहुत कम जगह अवेलेबल है, तकरीबन 2 लाख रुपए का टूल है। उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है 1 साल के बाद, तो उनको हम एक टूल किट भी देंगे जो 4,500 रुपए की किट होती है, ताकि ये ट्रेनी बाहर निकल के अपना काम कर सके। जो समझ सकें उनको हम सिखाएं, उनको मजीद एक 500 रुपये की स्टाइपेंड भी दें या ट्रांसपोर्ट चार्ज के नाम से दें, ताकि वो अटेंड कर सकें और सीख सकें। इसमें हम बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ियों की ट्रेनिंग देंगे, स्कैनर के साथ ट्रेनिंग देंगे, ताकि स्कैनर का बड़ा आसान है कि उससे फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है, पिन पॉइंट हो जाता है। तालीम के साथ हुनर से आरास्ता करने और मुस्लिम तलबा के ड्रॉप आउट को कम करने के लिए तंजीम ने भोपाल से अपना काम शुरू कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा तक इल्म की रोशनी को पहुंचाया जा सके। सेमिनार का इख्तिताम भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की इज्तिमाई दुआ के साथ हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। 5 साल पहले ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क की तामीर कराई गई थी, मगर सड़क की तामीर में सही मटेरियल इस्तेमाल नहीं किए जाने की वजह से सड़क की हालत खराब हो चुकी है। ये अंदर से निकलने में गुणवत्ता नाम की चीज ही नहीं है, ना यहाँ पे किसी प्रकार के ठेकेदार पे उच्च गुणवत्ता काम किया गया है। पूरा एकदम घटिया स्तर काम किया गया और पूरे ग्रामीण क्षेत्र के परेशान है। और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए आज सत्याग्रह की टीम रोड के इंस्पेक्शन के लिए निकली और यहाँ आने के बाद हमको मालूम चला, देखे हमने आंखों पे देखा है तो 21 पुलिया का स्वीकृति दिखा रहा है इस रोड में, पर हमारे जानते धूपकोट से सुगली भाटा के जो बीच है वहाँ मात्र 3 पुलिया बना है, मात्र 3 पुलिया बना है। और वो जितने भी पुलिया बनी है सब गुणवत्ता ही नहीं। देखिए, सत्याग्रह टीम को शिकायत मिली धूपकोट और सुकली भाटा और खुटगांव के ग्रामीणों के द्वारा कि हमारे यहाँ जो सड़क बनी है PMGSY के तहत वो बहुत ही निम्न स्तरीय और जगह जगह गड्ढे हो गए। तो आज सत्याग्रह की टीम निरीक्षण करने आई है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार गांव के लोगों की माली हालत बेहतर करने के लिए कोशिश कर रही है और मुख्तलिफ स्कीमों को अमल में लाने की तैयारी कर रही है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। छत्तीसगढ़ की अपनी अलग पहचान है। रियासत की भूपेश सरकार नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी स्कीम पर जोर देकर गांव के लोगों को खुद मुख्तार बनाना चाहती है। सरकार पानी, खेती और बारी के जरिए से वसायल मुहैया करा रही है। इस स्कीम के तहत महकमे जंगलात नरवा की अमला आवरी के लिए 176 नालों का जायजा लेगा, जिसके तहत 4.5 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई हो सकेगी। स्कीम का फायदा सीधे किसानों को मिलेगा, जिससे किसानों के खेतों में फसल लहराएगी। नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ये जो महत्वपूर्ण एक राज्य शासन की सोच है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इसमें जो नरवा कंपोनेंट जो है वो फॉरेस्ट एरिया में उसका क्रियान्वयन वन विभाग कर रहा है और इसके लिए हमने कैंपा के अंतर्गत 176 नालों का चयन करके उसकी परियोजना भारत सरकार को भेजी है और इन 176 नालों में हम लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर वाटरशेड एरिया को इसमें ट्रीट करेंगे। नरवा के ट्रीटमेंट से जहाँ पर नरवा रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर टेबल इम्प्रूव होगा और उसके साथ साथ में जो है वो किसानों के लिए इरिगेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये होगा। छत्तीसगढ़ रियासत की ज्यादातर आबादी खेती पर मुनहसिर है। इसी से जुड़े नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की एक बेहतर सोच है। इस स्कीम पर अमल होते ही मुल्क के लिए ये स्कीम मिसाल बनकर सामने आएगी। सूबे के 1900 गांव का इसके लिए इंतखाब किया गया है। साथ ही साथ 168 इलाकों में इस स्कीम को अमल में लाया जाएगा। इससे गांव के लोगों की माली हालत बेहतर होगी। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसको हम ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी लागू कर रहे हैं और 168 नगरीय निकायों में भी बहुत सारे नगरीय निकाय में इसकी स्वीकृति कार्रवाई हो चुकी है। बहुत सारे जगह ये काम करना शुरू हो गया है और हम चाहते हैं कि इस महीने तक पूरे प्रदेश में जितने नगरीय निकाय हैं वहाँ ये काम प्रारंभ हो जाए। भूपेश सरकार की इस स्कीम की मरकजी सरकार ने भी तारीफ की है। नरवा,
गुरवा, घुरवा और बारी का फायदा रियासत के किसानों को ही नहीं, आम लोगों को भी मुस्तकबिल में हासिल होगा। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर।